जय हिंद दोस्तों। डेली करंट जीके में ये 18, 19 और 20 का करंट अफेयर्स है, तो जिसमें 15 क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से, जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए उपयोगी है। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसे भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल जो नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? आर वेंकट रमणी। क्या नाम है उनका? आर वेंकट रमणी उनका नाम है। ठीक है ना, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। आर वेंकट रमणी का जो अपॉइंटमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2022 में। ठीक है ना, लेकिन 1 अक्टूबर 2025 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो इनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया और ये कब तक रहेंगे? 2027 तक रहेंगे। ठीक है, 2027 तक रहेंगे। इससे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। क्या नाम था? के वेणुगोपाल। ठीक है, और ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है। अगर अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है। इनका जो जिक्र है वो भाग 5 के अनुच्छेद कितना में? 76 में है। अगर भारत के पहले अटॉर्नी जनरल का नाम बोला जाए तो उनका नाम क्या है? MC सीतलवाड़। ठीक है ना, और यह 13 साल तक रहे हैं, मतलब सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल रहने वाले व्यक्ति है। ठीक है ना, अगर अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो इनका नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। और उनके नियुक्ति होने की जो नागरिकता है, जो उनका क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया होना चाहिए कि वे भारत के नागरिक होनी चाहिए और 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, या संक्षेप में कहें तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। ये 16वें अटॉर्नी जनरल है। 2 साल के लिए इनको एक्सटेंशन दिया गया है। भाग 5 के अनुच्छेद 76 में इनका जिक्र है। ठीक है ना, पहले अटॉर्नी जनरल का नाम MC सीतलवाड़ है। ठीक है ना, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि, जिसको रामसर साइट बोलते हैं, में शामिल करने के बाद भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? ठीक है ना, इससे पहले 91 थे, अब कितने हो गए हैं? 93, 93 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, 93 रामसर स्थल हो गए। इसके बारे में जानिए। गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय कहाँ है? बिहार के बक्सर जिला में है। ठीक है ना, और यह रामसर साइट में घोषित हुआ है। ठीक है, ये मुख्य रूप से 65 से अधिक प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान है और यह गंगा नदी के बाढ़ से बनता है। उदयपुर झील की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? राजस्थान में है, और इसमें पिछोला झील, फतेह सागर झील और उदय सागर झील प्रमुख है। रामसर कन्वेंशन की अगर बात करें, रामसर साइट कब शुरुआत हुआ था? 1971 में शुरुआत हुआ था। ठीक है ना, जिसमें आर्द्र भूमि के संरक्षण करने के लिए एक संकल्प लिया गया था। और कब? 1 फरवरी 1882 में भारत इसमें शामिल हुआ था। 1971 में रामसर साइट कन्वेंशन की शुरुआत हुई थी, भारत 1982 में शामिल हुआ था। अगर हम बात करें बिहार के अन्य रामसर साइट में, तो कांवड़ झील बेगूसराय में, नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में। ये 3 अभ्यारण्य हो गए हैं। इससे पहले बिहार में 3 स्थल थे। ठीक है ना, अब इसको लगा कितने हो गए? 4 स्थल हो गए, गोकुल जलाशय बक्सर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना की मंजूरी दी है। इसके तहत भूटान के किन 2 प्रमुख शहरों को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा? ठीक है ना, तो देखिए, जो 2 शहर को जोड़ा जाएगा उनका नाम क्या है? गेलेपू और सामसे। गेलेपू और सामसे 2 शहर है जिसको भूटान के 2 प्रमुख शहरों और भारत से जोड़ा जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, तो पहला प्रोजेक्ट क्या है? कोकरझार असम से गेलेपू भूटान के बीच, जिसकी लंबाई 69 किलोमीटर है। ठीक है ना, और ये भी याद रखिएगा, गेलेपू जो है वो माइंडफुलनेस सिटी के नाम से विकसित हो रहा है। गेलेपू जो शहर है भूटान का, माइंडफुलनेस सिटी से। दूसरा प्रोजेक्ट है बनारहाट पश्चिम बंगाल से भूटान के सामसे इसको जोड़ा जाएगा, और यह 20 किलोमीटर की लंबाई होगी और सामसे को औद्योगिक
औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो दोनों शहर का अपना खासियत है। पहला जो गेलेपो है माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, दूसरा जो है वो औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? गेलेपुर और सामसे। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जेनजी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति को सरकार को भंग कर दिया है? ठीक है ना, राष्ट्रपति ने सरकार को, तो इससे पहले नेपाल में हुआ था। ठीक है, अभी जो हुआ है वो हुआ है कौन सा देश में? मेडागास्कर में। मेडागास्कर में विद्रोह हुआ है जिससे वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया। अब जानते हैं नेपाल में 2025 में सरकार को भंग कर दिया गया था, उसी तरह मेडागास्कर में किया गया है। वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? एंड्री राजोएलिना। क्या नाम है? एंड्री राजोएलिना। ठीक है ना, 29 सितंबर 2025 को क्रिश्चियन नात्से की सरकार है उसको भंग कर दिया है। ठीक है, जेनजी का जो आंदोलन करने का पीछे कारण वो क्या था? बिजली और पानी में कटौती, बुनियादी सुविधाएं असमय उपलब्ध कराना, इससे वहां के जनता में विद्रोह का कारण बना है। ठीक है ना, अगर मेडागास्कर की अगर हम बात करें तो उसकी राजधानी कहाँ है? एंटानानारिवो। राजधानी का है एंटानानारिवो, और मुद्रा का क्या नाम है? अरियारी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एंटानानारिवो और अरियारी वहां की मुद्रा का नाम है। ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ है। निम्न से किस संस्थान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? देखो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्रिएशन के रूप में जो नामित किया है उनका नाम क्या है? आईआईटी मद्रास। किसको किया है? आईआईटी मद्रास को किया है। ठीक है ना, अब यहाँ से समझिए 24 सितंबर 2025 को भारतीय प्रौद्योगिक संस्था आईआईटी मद्रास को भारत सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो नामित किया गया। ठीक है ना, अच्छा, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, और कहा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान किया गया। ठीक है, 80वें सत्र के दौरान किया गया। इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण करना और कौशल विकास करना है। ठीक है ना, तो मुख्य रूप से क्या याद रखना है? आईआईटी मद्रास में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नामित किया गया है एआई क्षमता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे कृषि मीडिया अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कृषि मीडिया अवार्ड, तो देखिए कृषि मीडिया अवार्ड जो सम्मानित किया गया वो किसे किया गया? अमसी प्रसन्न कुमार को। क्या नाम है? अमसी प्रसन्न कुमार को। ठीक है ना, अब इसके बारे में जानिए कि इस पुरस्कार का पूरा नाम क्या है? हम्बले संहिता हरिणी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025। ठीक है ना, ये दिया जाता है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु के पूर्व छात्रों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, पूर्व छात्रों का एक संघ है उसके द्वारा दिया गया। उसका पूरा नाम क्या है? हम्बले संहिता हरिणी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड। किनको दिया गया है? मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार है अमसी प्रसन्न कुमार को। ठीक है ना, कहाँ? बेंगलुरु में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने फुटबॉल मैच में किस देश को हराकर 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल कप खिताब जीता है? साउथ एशिया फुटबॉल कप जो है उसको जीता है। ठीक है ना, तो ये किसको हराकर जीता है? ये बांग्लादेश को हराकर जीता है। किसको? बांग्लादेश को हराकर जीता है। यहाँ पर देखिए फाइनल मैच में 27 सितंबर 2025 को हुआ, जिसमें बांग्लादेश को कितने से हराया? पेनल्टी शूट आउट 4-1 से हराया। और ये भारत का कैमा खिताब है? 7वां खिताब है। अंडर 17 या कहें अंडर 16 दोनों मिला कितना है? 7वां खिताब है। ठीक है, अगला है, क्लच जायू और मेपल 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा विश्व कप शुभंकर के लिए चुना गया है। 23वां फीफा विश्व कप निम्न में से किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? नहीं के बारे में बोला गया। तो देखिए आयोजित करने वाले में 2026 में कौन कौन करेगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, मतलब उत्तरी अमेरिका के ये देश है। नहीं करने वाले में कौन है? ब्राजील इसका ऑर्गेनाइजर नहीं है। ठीक है ना, अब ऐसा जानिए 2022 में फुटबॉल का विश्व फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कतर में। 26 में कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में होगा। अगर 2030
की बात करें तो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे। और 2024 में कहाँ होगा? सऊदी अरब में, ठीक है ना। अगर फीफा की बात करें तो उसका पूरा नाम क्या हम होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। लेकिन प्रतियोगिता शुरुआत कब से हुई थी? 1930 से हुई थी, ठीक है। तो कहाँ नहीं है? ब्राजील में नहीं है, 26 में कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट में होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने किस संगठन के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन डिजिटल अभियान शुरू किया गया? ठीक है, देखिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के विकास के लिए। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा शुरू किया गया। और इसके बाद याद रखिएगा इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आईसीसी के द्वारा शुरू किया गया प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन और इसके ब्रांड एम्बेसडर है कौन? आयुष्मान खुराना। अब यहाँ पर देखिए आईसीसी के द्वारा शुरू किया गया और ये किस लिए? क्रिकेट की वैश्विक लोकप्रियता और प्रभाव के उपयोग करके इस मुद्दा को उजागर करके किया गया। इसके जो एम्बेसडर है कौन है? आयुष्मान खुराना, ठीक है ना। और इसका मुख्य रूप से अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया। नाम क्या है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप बन गई है? मतलब तीरंदाजी जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ की है? वो भारत की शीतल देवी। क्या नाम है? भारत की शीतल देवी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये मात्र 18 वर्ष की है और इनके दोनों पैर नहीं है और बिना हाथ वाले विश्व की पहली धनुषधारी बोल सकते हैं। सितंबर 2025 के ग्वांगझू में विश्व तीरंदाजी पैरा में इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है ना। अगर हम बात करें शीतला देवी की तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में मिश्रित कंपाउंड में वो कांस्य पदक जीती और सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा ओलंपिक पदक विजेता बनी है, ठीक है ना। जो पैरा ओलंपिक विजेता बनी है वो सबसे कम उम्र की बनी है। अगला क्वेश्चन है, निखिल यादव और किसके द्वारा लिविंग द विवेकानंद वे किताब को लिखा है? ठीक है ना, लिविंग द विवेकानंद वे, ठीक है ना। तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये है निखिल यादव और अनन्या अवस्थी। किसके द्वारा? निखिल यादव और अनन्या अवस्थी, ठीक है। विवेकानंद जी के जीवनी और उसके रहने के तरीके के बारे में जिक्र इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किताब लिखी है जिसे बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था? ठीक है ना, इन्हें बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन मिला नहीं। ये किसके द्वारा है? किरण देसाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? किरण देसाई के द्वारा। याद रखिएगा, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किताब है, ठीक है ना। किसके द्वारा? किरण देसाई के द्वारा। अब इसके बारे में जानिए। बुकर प्राइज, जिसको हम 1969 से 2001 के बीच बुकर बोलते थे और 2002 से 19 के बीच क्या नाम हो गया? मैन बुकर प्राइज। ये क्या है? साहित्य का प्रमुख पुरस्कार है, ठीक है ना। और ये क्या है? अंग्रेजी भाषा में लिखे गए निरंतर उपन्यास के सर्वश्रेष्ठ एकल संकलन को दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के द्वारा दिया जाता है। 2025 का जो है बुकर प्राइज किसको मिला है? बाबू मुश्ताक को। किस किताब के लिए? हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है ना। और ये पहली कन्नड़ भाषा है जिसमें मिला है और भारतीयों को मिला है बाबू मुश्ताक। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर भारतीय की बात करें तो सबसे पहले मिला था वीएस नायपाल को 1971 ईस्वी में और सबसे बाद में 2022 में गीतांजलि सिंह को मिला है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 2025 में किसको मिला? बाबू मुश्ताक। ये इंपॉर्टेंट है और किताब भी इंपॉर्टेंट है। किसका? किरण देसाई। और किरण देसाई को 2006 में भी मिला था बुकर प्राइज। किस किताब के लिए? हानि की विरासत, ठीक है ना। बुकर प्राइज ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक के भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी है? ठीक है ना। तो देखिए ये जो प्रस्तावना लिखी है इटली के प्रधानमंत्री, क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी की स्मरण पुस्तक है और उसके भारतीय संस्करण में मोदी जी ने अपना प्रस्ताव दिया है।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया है। आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल, ठीक है, स्मरण संस्कार कथा है। भारत में इसका पब्लिकेशन रूपा पब्लिकेशन करती। इसमें प्रधानमंत्री ने पुस्तक को मेलोनी की मन की बात बताया है, ठीक है। अगर मेलोनी के बारे में जानिए तो इटली की विपक्ष की नेता थी, लेकिन 2022 में पहली प्रधानमंत्री बनी है इटली की, ठीक है ना। 2 संस्करण इसको निकला है। अमेरिकी संस्करण में उसने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप की प्रस्तावना को लिखा है, और भारतीय संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावना को जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो भारतीय संस्करण में किसको जोड़ा गया? प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावना को। बुक का नाम क्या है? आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, विश्व हृदय दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसका थीम है। थीम क्या है? एक पल भी न चुके, डोंट मिट अ बीट। ये एक पल भी, ये थीम आपसे पूछता है, ठीक है ना। किसके द्वारा मनाया जाता है? विश्व हृदय महासंघ के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये हृदय में क्या करता है? ये हृदय का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो पूरे शरीर में रक्त को संचार कर पंप करता है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व नदी दिवस जो मनाया जाता है वो सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर के चौथे रविवार को, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, विश्व नदी दिवस पहली बार कब मनाया था? 2005 में कनाडाई पर्यावरणविद है, उनका नाम है मार्क एंजेलो। क्या नाम है? मार्क एंजेलो के द्वारा पहली बार 2005 में मनाया गया था। अगर भारत की बात करें तो भारत में नदी के लिए बहुत सारी परियोजनाएं चली है। पहली परियोजना राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना 1985 में शुरू हुआ था, और ये 9 परियोजना है जो नदी के लिए किया गया, ठीक है ना। अंत में अटल भूजल योजना 2019 में शुरुआत किया गया था, ठीक है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इसके लिए है जल जीवन हरियाली परियोजना। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, तो ये आपका 15 क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसे आप पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।